नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। दिसंबर 2022 वाला कंटेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें शुरू के कुछ चैप्टर हमारे समाप्त हुए। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। उसके बाद हमने पढ़ा रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल एवं घटनाएं। और इसके बाद यानी कि जो लेटेस्ट हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्या? पुरस्कार एवं सम्मान। अब आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और। जब हमने क्लासेस शुरू की थी यानी कि 15 अक्टूबर 2022, शुरू करने से पहले हमने कहा था कि जैसे कि 7 दिन में यानी कि एक हफ्ते की जो क्लासेस होंगी उनका हम एक साथ फिर कोई टेस्ट रखेंगे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि टाइम कम मिला, फिर हमने कहा कि एक मंथ की जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कोई एक टेस्ट रखेंगे। लेकिन दोनों ही चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, यानी कि आपका टेस्ट वाला जो काम है वो अटका हुआ है। दूसरा, इसकी जो पीडीएफ है वो भी अटकी हुई है। शुरू की कुछ क्लासेस की पीडीएफ डाली हुई है, उसके बाद पीडीएफ भी अटकी हुई है। अब इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रीजन तो ये है कि क्लास हमने शुरू की 15 अक्टूबर को और इसके तुरंत बाद लगातार कंटिन्यू क्लास करना जरूरी था, क्योंकि सेकंड ग्रेड वालों का जो एग्जाम था टीचिंग का वो एकदम बहुत ही पास था। और अगर हम टेस्ट और पीडीएफ में टाइम लगाते तो हमारा जो सिलेबस है वो रुक जाता, क्योंकि मैन पावर उतनी ही है। अगर उनको एक टास्क की बजाय दूसरे टास्क में लगा दिया जाता तो यहाँ थोड़ा डिले हो जाता। तब हमारी प्रायोरिटी थी कि समय पर पहले सिलेबस कराया जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब इस चीज़ को रोका गया थोड़ा सा। अब क्या है, अब क्लास लगभग समाप्त होने को है, यानी कि दिसंबर 2022 का कंटेंट पूरा होने वाला है और आप लोग लगातार पीडीएफ की भी डिमांड कर रहे हैं। अब टेस्ट हमारा पहले भी छूटा हुआ है, तो इन दोनों का हमने एक साथ एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि अभी तक आपकी जितनी भी क्लास हुई है, यानी कि आज की क्लास को काउंट करके टोटल कितनी हो जाएंगी राजस्थान करंट 54 क्लासेज, इनके जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि एक एवरेज हम मान लें तो लगभग 10-11 क्वेश्चन एक क्लास में होते हैं। कुछ क्लासेज में हमने 15 क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ में 20 भी लिए हैं, कुछ में 11 लिए हैं, और मिनिमम हर क्लास में 10 क्वेश्चन तो है ही। यानी अगर 10 को भी एवरेज मान लें तो 540, और कुछ में ज़्यादा भी हैं तो लगभग 600 क्वेश्चन ये होते हैं करंट अफेयर्स राजस्थान। और ये 600 क्वेश्चन कब से कब तक होते हैं, तो ये होते हैं हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा 2022, यानी कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को हम देख लें तो लगभग 600 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। अब ये सारे 600 क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में आज या तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए होंगे, नहीं तो शाम तक या फिर कल इनको एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा। केवल 600 क्वेश्चन, ताकि आपको टेस्ट वाला भी एक तरह से उसमें जो फील है वो आ सके। यानी कि अगर आपने क्लासेस ली हैं और वापस उस चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं तो पूरे लगभग 550 या 600, एक मैं एवरेज बता रहा हूँ 600 क्वेश्चन, वो सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में आज या कल, आज शाम तक या कल अवेलेबल हो जाएंगे या फिर हो चुके होंगे। कौन से? हमारी पहली क्लास से लेकर अभी तक जितनी भी 54 क्लासेज हैं, क्वेश्चन सारे आज अवेलेबल हो गए। और 1 या 2 दिन बाद इनके जो आंसर्स हैं, यानी कि इनकी जो आंसर की है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अभी हम जितना कर पा रहे हैं, यानी कि यही सारी क्लासेज को टेस्ट के फॉर्मेट में भी आपको दे पाएँ और उनका पीडीएफ भी दे पाएँ, ताकि दोनों आपकी जो समस्या हैं वो एक साथ हल हो पाए। तो ये समस्या का अभी फ़िलहाल यही बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि डिटेल में अगर इसका पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह सब तैयार करेंगे तो सिलेबस जो है आपका टाइम पर होना थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव लोग हैं वो अगर एक काम को छोड़कर दूसरे में लगा दिए जाएंगे तो एक जगह से चीज़ डिले हो जाएगी। प्रायोरिटी क्या रहती है? सिलेबस टाइम पे कराना। तो अभी हमें यही बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है कि 600 क्वेश्चन एक साथ हैं, वो सारे के सारे। आप में से कई लोगों की ये भी डिमांड थी कि भले ही टेस्ट कभी भी ऑर्गेनाइज कराओ, लेकिन जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। आप आराम से वहाँ जाके सारे क्वेश्चन पूरे एक साल के राजस्थान के करंट अफेयर्स के सारे एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। एक बार बिना पढ़े उनको अटेंड कर सकते हैं, 1-2 दिन में उसकी आंसर की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्या है पहला क्वेश्चन? आज का हम पढ़ने के वाले कंटेंट क्या है? पुरस्कार एवं सम्मान। तो क्या है पहला क्वेश्चन? आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन हैं आपके सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव,
हकीम खान या उपयुक्त सभी। ये क्या है अवार्ड और कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी या अकादमी, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। जब भी संगीत नाटक अकेडमी का क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस नाम से दो संस्था है। एक है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी, ये भारत सरकार के अधीन है। एक है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी की बात हो रही है या राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की बात हो रही है, क्वेश्चन का आंसर टिक करने से पहले एक बार सावधानी से ये जरूर पढ़ें। अब यहाँ जो बात हो रही है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये राष्ट्रीय स्तर की वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी की जो बात हो रही है उसके द्वारा अब इनमें से किसको दिया गया? इसमें कई लोगों को दिए गए। राजस्थान से दरअसल 5 लोगों को दिए गए, जिनमें 3 के नाम तो ये हैं, यानी कि उत्तर क्या है इसका? उपयुक्त सभी। 2 लोग और कौन कौन रह गए? एक रह गए, मतलब 1 2 3 3 तो ये हो गए। चौथे हैं गिरधारी लाल पंवार और 5वें हैं जोधा खान। राजस्थान से इन 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है? वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार। कौन सी संस्था द्वारा? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। अब इस क्वेश्चन में या इस अवार्ड में एक शब्द लिखा हुआ है वन टाइम, इसका मतलब क्या है और इस अवार्ड का मतलब क्या है? पहले तो ये अवार्ड दिया किनको गया? ये केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है। पहली बात तो आयु 75 वर्ष से अधिक, और जिनको अभी तक कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार ना मिला हो, कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार जिनको नहीं मिला हो। ये 2 कंडीशंस हैं इस अवार्ड की। कौन से अवार्ड की? जिसका नाम है वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार। तो जो कि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर दिया गया। एक तरह से वहीं से ये प्रेरित है कि जिन लोगों की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है और अभी तक उनको कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसे लोगों को जो कला वर्ग से संबंधित हैं, चाहे गायन से संबंधित है, वादन से संबंधित है या फिर रंगमंच से संबंधित है, नृत्य, नाटक, इन सभी कैटेगरी के ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया गया। 2 कंडीशंस हैं, आयु 75 वर्ष से अधिक और अभी तक कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार ना मिला हो। राजस्थान से कुल 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। राजस्थान से 5 लोगों को अवार्ड दिया गया। 3 के नाम है सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, हकीम खान, और बाकी 2 हैं गिरधारी लाल पंवार और जोधा खान। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा, यहाँ फिर से वही सावधानी आपको रखनी है। संगीत नाटक अकेडमी से पहले पढ़ना है क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला कौन सा अवार्ड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। यहाँ एक खास शब्द है युवा पुरस्कार। राजस्थान के किस कलाकार को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके आशीन खान, खेत खां मंगनियार, दारा खान या उपयुक्त सभी। अब यहाँ जो युवा शब्द है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये अवार्ड किनको दिया जाएगा? जिनकी आयु 40 वर्ष से कम होगी या 40 वर्ष तक होगी, उन्हीं लोगों को, और लोगों में भी उन्हीं कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया। अब उसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी A, B एंड C तीनों को अवार्ड दिया गया। तीनों को कब, कौन कौन से ईयर का दिया गया है? इनको दिया गया आशीन खान को 2021 के लिए, खेत खां मंगनियार इनको दिया गया 2020 के लिए, दारा खां इनको दिया गया 2019 के लिए। अवार्ड तीनों को ही मिला और तीनों का क्षेत्र भी एक है। क्षेत्र यानी कि कला से बात कर रहा हूँ, कला में कौन सा क्षेत्र है? तो तीनों का क्षेत्र क्या है? लोक संगीत। लोक संगीत के क्षेत्र में राजस्थान के 3 कलाकारों आशीन खान, खेत खां मंगनियार और दारा खां को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके लिए आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अब यहाँ मैंने लिखा लोक संगीत, वैसे इसको अलग से ना भी लिखें तब भी आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि अवार्ड के नाम में क्या लिखा हुआ है? उस्ताद
बिस्मिल्लाह खान। अब बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? संगीत से ही है, तो जाहिर सी बात है ये जो अवार्ड दिया जाता है वो भी किस कैटेगरी में दिया जाएगा? बिस्मिल्लाह खान के नाम से आपको पता चलना चाहिए संगीत से ही संबंधित पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी। ये सावधानी हमेशा रखनी है जब भी संगीत नाटक अकेडमी का क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ क्या लिखा गया है? राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार? सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसको दिया गया? इला अरुण, रेखा ठाकुर, मामे खान या प्रेरणा राठी। दरअसल इन सभी को राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया किनको? इला अरुण। ये भी संगीत से ही संबंधित है। अब यहाँ किनको कितने दिए गए? तो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 12, 6 और 5। ये मैंने क्या लिखे हैं? 12 तो दिए गए हैं अकादमी पुरस्कार, 6 दिए गए हैं युवा अकेडमी पुरस्कार और 5 दिए गए हैं बालकों को, यानी कि बाल प्रतिभा पुरस्कार। कुल कितने? 12 और 6 18 और 5 23 लोगों को राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें जो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान है वो किनको मिला? इला अरुण को। इन दोनों को भी किस मिला था? किस कैटेगरी में? इन्हीं 12 में से 2 ये हैं और प्रेरणा राठी ये इस कैटेगरी में से है, यानी कि बाल प्रतिभा पुरस्कार किनको मिला? प्रेरणा राठी को। इस कैटेगरी में 5 लोग हैं, यहाँ एक ही नाम मैंने इनका लिखा है। इस कैटेगरी में 12 लोग हैं, 2 नाम मैंने लिखा। सर्वोच्च फेलोशिप किसको मिला? इला अरुण को। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के कारण निम्नलिखित में से किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऐसा एक क्वेश्चन तब भी था जब मैंने जो अपनी मैराथन वाली क्लास थी या उससे पहले जब भी राजस्थान करंट की क्लास थी, जहां भी ऐसा कुछ आता है कि इस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान या दूसरा स्थान या इवन तीसरा भी स्थान हो, तब वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन शायद सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा भी गया, जिसमें करौली जिले को सेकंड प्राइज मिला था। अब यहाँ बात हो रही है सर्वश्रेष्ठ, और ऐसा पूरे देश में एक ही जिले को दिया जाता है हर बार। किस चीज में? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, और ये जिला है अलवर। अलवर का एक अभियान है जिसका नाम है सक्षम अलवर। वैसे भी आप राजस्थान का करंट अफेयर्स कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, वहां आपको कहीं भी ये मिले कि राजस्थान के इस जिले को सर्वश्रेष्ठ या दूसरा या तीसरा स्थान मिला, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो रही हो, तब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किसी जिले को अगर नंबर 1 चुना गया या नंबर 2 चुना गया या नंबर 3 भी चुना गया, तब भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो सक्षम अलवर अभियान के 3 घटक हैं। कौन कौन से 3 घटक हैं? एक है समता, दूसरा है ममता और तीसरा घटक है क्षमता। समता, ममता और क्षमता, 3 घटक है कौन से अभियान के? सक्षम अलवर अभियान के। इसका जो ममता घटक है, अभी हमने कुछ दिन पहले क्लास में ये क्वेश्चन भी लिया था। इस ममता घटक के तहत चलाया जा रहा है एक प्रोग्राम जिसका नाम है नारी चौपाल, महिला सशक्तिकरण हेतु। इसी नारी चौपाल की शुरुआत कहां से हुई थी? अलवर के राजगढ़ से 6 दिसंबर को। ये क्वेश्चन मैं पहले ले चुका हूं। मैं केवल ये अभियान समझाना चाह रहा हूं। अलवर जिले में एक अभियान है सक्षम अलवर अभियान। इसी अभियान के तहत समता, ममता और क्षमता 3 घटकों के तहत ये संचालित है। ममता घटक के तहत नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या नारी चौपाल का आयोजन किया गया, और इसी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु डोर टू डोर सर्वे करके डोर टू डोर सर्वे, इस डोर टू डोर सर्वे का मतलब क्या है? घर घर जाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं जानना और उनका समाधान करना। इस तरह के अभियान चला के अलवर को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? यहाँ 2 चीजें याद रखनी है। एक तो श्रेणी कौन सी? ई गवर्नेंस, और अवार्ड कौन सा? स्कॉच गोल्ड। ऑप्शंस क्या हैं? जन कल्याण पोर्टल,
राजस्थान आवासन मंडल, राजकाज पोर्टल या उपर्युक्त सभी। अब इन सबको कोई ना कोई अवार्ड मिला है। नॉर्मली आप ऐसे सोचते हैं जहां ऑप्शन में उपर्युक्त सभी हो तो वही उत्तर होता है, यहाँ वो कंसेप्ट नहीं लगता, यानी कि यहाँ आंसर डी नहीं है। यहाँ आंसर क्या है? जन कल्याण पोर्टल। ये कौन से विभाग का है? राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। राजस्थान सरकार का विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इस विभाग के दो पोर्टल हैं खास, एक तो जन कल्याण पोर्टल। इस पोर्टल पर क्या है? सरकार द्वारा चलाई जा रही जो बहुत सारी योजना है, अभियान है, एक ही जगह एक ही पोर्टल पर उन सबकी जानकारी है। दूसरा एक राजकाज पोर्टल भी, ये भी इसी विभाग द्वारा संचालित है। इसको मिला कौन सा अवार्ड? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। और जबकि राजकाज पोर्टल को कौन सा मिला? स्कॉच सिल्वर। अभी राजकाज पोर्टल हमने कल या परसों की क्लास में भी पढ़ा था। वहां इसको पढ़ने का रीजन क्या था? मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कलेक्ट्रेट ऐसा है राजस्थान का जिसने ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की है। वो जयपुर था जिसने ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की है, जयपुर कलेक्ट्रेट यानी कि कलेक्टर ऑफिस। और तब मैंने बताया था वो ई फाइलिंग व्यवस्था कैसे लागू हो पाई, तो इसी राजकाज पोर्टल के द्वारा ई फाइलिंग। कौन सा कलेक्ट्रेट? जयपुर। तो जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने में भी राजकाज पोर्टल का सहयोग है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जन कल्याण पोर्टल। अब बी ऑप्शन रह गया, यानी कि राजस्थान आवासन मंडल। इसको कौन सा अवार्ड मिला? इसको भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, लेकिन श्रेणी क्या थी? इसकी श्रेणी थी हाउसिंग श्रेणी। केवल श्रेणी का फर्क है। अगर ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड पूछा जाए तो जन कल्याण पोर्टल, और अगर हाउसिंग श्रेणी का स्कॉच गोल्ड, हाउसिंग श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला? तो हाउसिंग श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला राजस्थान आवासन मंडल को। तीनों को तीन अवार्ड मिले हैं, ध्यान रखना है आपको। जन कल्याण पोर्टल कौन से विभाग का है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसी विभाग का एक और पोर्टल है राजकाज पोर्टल। राजकाज पोर्टल को मिला स्कॉच सिल्वर अवार्ड, जन कल्याण पोर्टल को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। राजकाज पोर्टल और किस लिए फेमस है? तो जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने के लिए। राजस्थान आवासन मंडल को भी मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड, लेकिन श्रेणी अलग थी, कौन सी? हाउसिंग श्रेणी में। बढ़े आगे। भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में किस जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022? अब ये भी जैसे भी जब भी जिले का नाम आता है और राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन होता है कि राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार मिला, दूसरा मिला। अगर पहला है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सोचता है कि जो फर्स्ट है वो तो सबने याद कर लिए होंगे, तो सेकंड वाला पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तो आपको कई बार एग्जामिनर की तरह भी सोचना पड़ेगा अगर आप खुद पेपर बनाने बैठो। अब चूंकि ये क्वेश्चन सारे मैं लिखता हूँ, तो कई बार मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐसा होगा या ऐसा पूछा जाएगा, तो कई बार उस चीज़ को उलटफेर करने के लिए भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सबको लगता है शायद फर्स्ट वाला पूछा जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपको फर्स्ट वाला बताना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ना हो कि क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल हो, हम पहले ही अनुमान लगा लें यही पूछा जाएगा, तो ऐसा ना हो कई बार। इसके लिए सेकंड वाला कई बार पूछ लिया जाता है। अब आपको यहाँ बताना है ई गवर्नेंस पुरस्कार में पहला यानी कि स्वर्ण पुरस्कार किसको दिया गया? अलवर, श्रीगंगानगर, दौसा या करौली? तो आप में से ज़्यादातर लोग अलवर सोच रहे होंगे, क्योंकि लग रहा है ज़्यादातर अवार्ड आजकल अलवर को ही मिल रहे हैं। ये अलवर को नहीं, ये किसको मिला है? श्रीगंगानगर को। कौन सा जिला? श्रीगंगानगर। गंगानगर को क्यों मिला? क्योंकि गंगानगर का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा? गंग कैनाल। गंग कैनाल का जो रेगुलेशन है, इसका इन्होंने क्या किया जिला प्रशासन ने? कंप्यूटराइजेशन। ये नहर है, गंग कैनाल नहर है,
उसका कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर से उस चीज को जोड़ा कैसे, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि पानी की रियल टाइम जानकारी मिलने लगी। रियल टाइम जानकारी क्या होती है ये, और ये किसकी मिलने लगी, पानी की। रियल तो आप जानते हैं वास्तविक, यानी कि अभी एग्जैक्ट इस टाइम क्या जानकारी है, यानी कि डेटा क्या है, वो प्रोवाइड होने लगी किससे, गंगा कैनाल के कंप्यूटराइजेशन से। यानी इससे क्या हुआ, जैसे कि नहर में पानी छोड़ा गया तो अभी इस समय नहर में कितना पानी है, कितनी तेज बहाव से वो बह रहा है, पानी की गहराई कितनी है, या कहाँ तक पानी पहुंचा है, कौन से शहर तक या कौन से गांव तक कब तक पहुंचने की संभावना है, बाढ़ अगर आने वाली है तो बांध से पानी कब छोड़ा जाएगा, कब नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है किसानों को एकदम रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। और इसीलिए इसको यानी गंगानगर जिला प्रशासन को अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय स्तर का ई गवर्नेंस पुरस्कार, और वो भी कौन सा, स्वर्ण पुरस्कार, यानी प्रथम स्वर्ण पुरस्कार। क्लियर बात। प्रोजेक्ट क्या है, गंगा कैनाल का रेगुलेशन इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, इससे पानी की रियल टाइम जानकारी मिलनी शुरू हुई, यानी कि सही समय पर पानी का स्तर जानना, पानी से संबंधित आसपास की जानकारी, कहाँ वो कब पहुंचेगा, वो सारी जानकारियां बहुत ही जल्दी कंप्यूटर के माध्यम से मिलने लगी। इसलिए ई गवर्नेंस, ई शब्द जहां भी आता है वहां डिजिटल या कंप्यूटर ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021, ये अलग से है। पुरस्कार का नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, इंदु लक्ष्मी सांखला, राम प्रसाद मीणा, पुनीता ए शर्मा या उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर बता देता हूं पहले, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम सुना है, और अगर सुना है तो इनको कितने लोग हैं जो जानते हैं इनका काम क्या है, किस लिए इनको जाना जाता है। जो लोग अगर मेडिकल फील्ड से हैं या नर्सिंग फील्ड से हैं वो तो इनको नाम से अच्छी तरह समझते होंगे, यानी इनका नाम अच्छी तरह से समझते होंगे। इनको एक और उपाधि भी दी जाती है या एक नाम और कहा जाता है, द लेडी विद लैंप। इनको आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री भी कहा जाता है, इनको मदर भी कहा जाता है, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए इनका संबंध किस क्षेत्र से है, नर्सिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र में जो नर्सिंग फील्ड है उससे इनका संबंध है। जो आधुनिक नर्सिंग क्षेत्र है उसका इनको जन्मदात्री भी कहा जाता है। अब लेडी विद द लैंप क्यों कहा जाता है इनको, लैंप यानी कि लालटेन या मोमबत्ती, ये सारी चीजें। अब ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से लेकर 1855, क्रीमिया युद्ध, इसमें भी ये 1853 यानी जुलाई 1853 से, और कब तक चला था, सितंबर 1855। ये आपके काम की चीजें नहीं है, ये मैं केवल समझाने को बता रहा हूँ। ये राजस्थान करंट में चीजें बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी। केवल सम्मान किसको मिला ये पूछा जाएगा, इंदु लक्ष्मी सांखला, राम प्रसाद मीणा, पुनीता ए शर्मा। अगर ये पूछा भी गया तो ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन होता है। तो ये क्रीमिया में युद्ध हुआ तब, मैं केवल आपको ये समझाने के लिए कि नाम आपको अटपटा ना लगे, सीधा आपको रटना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो समझा रहा हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये ब्रिटिश की एक महिला थी। तो जब क्रीमिया को लेकर युद्ध हुआ, अभी भी क्रीमिया को लेकर युद्ध चल रहा है, जैसे आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया वाला युद्ध पहले भी हुआ था, अभी भी चल रहा है तनातनी थोड़ी सी क्रीमिया के आसपास के क्षेत्र में। तो क्रीमिया जहां पड़ता है वहां एक तो तुर्की का बॉर्डर लगता है, काला सागर के आसपास का क्षेत्र है, तो रूस और यूरोप इन दोनों के बीच में जो तनातनी चल रही थी, और साथ ही आ जाता है तुर्की। तो ये एक तरह का एपिसेंटर था जो इन तीनों धड़ों के बीच में, यानी एशिया का तुर्की हो गया, रूस का एक तरफ रूस हो गया, और एक तरफ यूरोप के कुछ देश यानी कि जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख थे। इन तीनों में तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार के लिए हमेशा से लड़ाई होती आई है। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी झगड़े की जड़ यही होती है, चाहे कारण अलग अलग वो दे दें, लेकिन कारण यही है, हर किसी को जो मध्य एशिया के आसपास का क्षेत्र है उस पर अधिकार चाहिए। और उस पर अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि वो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। और उस समय तो ये अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि पूरे यूरोप को भारत और चीन से व्यापार करना होता था। तो तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्र पर जिसका प्रभुत्व होगा, जिसका अधिकार होगा, वही मतलब व्यापार को डोमिनेट कर पाएगा, व्यापार को अपने अकॉर्डिंग कर पाएगा। इसी को लेकर क्रीमिया के क्षेत्र में युद्ध चल रहा था। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की, दूसरी तरफ था रूस।
अब इस युद्ध में जो क्रीमिया में युद्ध के पीड़ित होते थे, घायल होते थे, उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा उन घायलों का उपचार किया जाता था। और लेडी विद द लैंप इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाम को या जब अंधेरा हो जाता था, लाइट वगैरह नहीं थी, 1853-55 की बात है, उन क्षेत्रों में जहां युद्ध चल रहा है, तब जो डॉक्टर भी पेशेंट्स को छोड़ के चले जाते थे कि अब ठीक है, अब सुबह आके वापस देखेंगे, तब ये मोमबत्ती लेकर, लैंप लेकर जाती थी, घायलों का उपचार करती थी और उनकी सेवा जो भी है वो सब करती थी, यानी कि मरहम पट्टी, उनको दवाई देना या थोड़ा बहुत उनका जो भी सेवा है वो सब करना। इसके लिए ही इनको कहा जाता है आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री। इनको एक उपाधि भी दी जाती है, यानी कि एक निकनेम इनका कह सकते हैं, द लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब ये अवार्ड उसी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि नर्सिंग के क्षेत्र में ही। तो ये जो तीनों हैं ये नर्सिंग क्षेत्र से ही संबंधित हैं। नर्सिंग क्षेत्र में ही दिया जाने वाला अवार्ड है कौन सा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान। अब ये किसके द्वारा दिया गया? तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया अभी 2021 के लिए। और इन तीनों को दिया गया, इंदु लक्ष्मी सांखला, राम प्रसाद मीणा और पुनीता ए शर्मा। मैंने मुद्दे से हटकर थोड़ी बात की, उसका पर्पज केवल यही था कि बहुत सारे लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, तो उनको आगे कभी अटपटा ना लगे, इसलिए सामान्य सी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? हाल ही में श्री आत्माराम भाटी को उनकी व्यंग आधारित पुस्तक परनिंदासम रस कहूं नहीं, परनिंदासम रस कहूं नहीं, यानी कि दूसरे की बुराई के जैसा आनंद कहीं भी नहीं है, इसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या नागौर? तो इनका संबंध है बीकानेर से। नाम क्या है? आत्माराम भाटी। इनकी पुस्तक है एक व्यंग, तो पता ही चल रहा है पुस्तक के नाम से कि ये एक व्यंग है। और व्यंग क्या है? परनिंदासम रस कहूं नहीं। बीकानेर से संबंधित है आत्माराम भाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? किस श्रेणी में? बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में। और ऊर्जा संरक्षण के लिए, अब ये नाम सोच के आपको लग रहा होगा शायद गांधीनगर रेलवे स्टेशन होगा इसका, लेकिन इसका उत्तर क्या है? नागौर रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे के जोधपुर मंडल के अंदर आता है। उसका स्टेशन कौन सा है? नागौर रेलवे स्टेशन। इसको दिया गया ऊर्जा संरक्षण का बिल्डिंग रेलवे श्रेणी का अवार्ड, प्रथम पुरस्कार वो भी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों कौन कौन? ओम प्रकाश मिठारवाल तथा साक्षी कुमारी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? ये शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 लोगों के नाम है, तो जिसका नाम पहले है उसका खेल भी यहाँ पहले आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है जेवलिन थ्रो और कबड्डी, फिर है कबड्डी और खो खो, फिर है कुश्ती और शूटिंग, और फिर है शूटिंग या कबड्डी। तो यही इसका उत्तर है, शूटिंग और कबड्डी। यानी कि ओम प्रकाश मिठारवाल, इनका संबंध है किससे? शूटिंग। और दूसरी खिलाड़ी कौन है? साक्षी कुमारी, इनका संबंध किससे है? कबड्डी। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ समाप्त होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अब जो हमारी पुरानी क्लास थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कल की क्लास का पहला क्वेश्चन? कि हाल ही में हरि सिंह गोदारा को पशु कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किससे है? गंगानगर, गंगानगर का सूरतगढ़ और सूरतगढ़ का संगर गांव, वहां से इनका संबंध है। अब ये पुरस्कार क्या है इसके बारे में मैंने यहाँ बताया था कि भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा एक योजना संचालित है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। इस योजना के तहत अवार्ड दिया जाता है गोपाल रत्न पुरस्कार। इसमें विभिन्न श्रेणियां होती हैं, पशुपालन हुआ, कृत्रिम गर्भाधान हुआ, डेयरी उद्योग हुआ। इन सब में जो हरि सिंह गोदारा हैं इनको किस कैटेगरी में मिला? इनको मिला पशु कृत्रिम गर्भाधान की कैटेगरी में। और इनका संबंध कहां से है? गंगानगर से। अगला क्वेश्चन क्या था? कोफ्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है श्यामलता गहलोत। ये मैंने समझाया था आपको कोफ्तागिरी शिल्प क्या है। ये हथियारों को अलंकृत करने की एक कला है। हथियारों को पकड़ने के जो हत्थे होते हैं, जैसे तलवार का जो हत्था होता है, ढाल का फ्रंट पार्ट जो होता है, उनको सजाने की एक कला है जिन पर सोने के तार से उन पर सजावट की जाती है। उदयपुर और मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में ये संचालित है, ज़्यादातर वहीं से फेमस है।
और इसके काम करने वाले लोगों को एक समुदाय है जिसको सिकलीगर लोग कहा जाता है, या सिकलीगर समुदाय, जो इस कोफ्तागिरी शिल्प में निपुण है। अभिषेक शेखावत जिन्हें हाल ही में आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू से। पहले ये ओमान क्रिकेट में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये वैभव भंडारी को, जो कि पाली जिले से है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। फिर था सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? तो अजमेर, नागौर, जयपुर या जोधपुर, इनका संबंध था नागौर से। अब यहाँ कल एक मिस्टेक हुई थी, उसको मैं वापस सुधार देता हूँ। ये गांव का नाम मैंने गलत लिखा भी और गलत बोला भी। ये पितावा गांव नहीं है, ये आपकी बुकलेट में भी गलत लिखा हुआ है, उसको भी आप सुधार लें। ये है चितावा गांव। मुझे कमेंट्स में किसी ने बताया था, शायद कमल किशोर उनका नाम है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस क्षेत्र के आसपास का ही हूँ, या ये गांव मेरे पास का है। तो ऐसे जो लोग हैं जो आसपास उस गांव से, उस क्षेत्र के हैं, क्योंकि हर गांव का नाम मुझे नहीं पता हो सकता, मैंने भी ये नाम पहली बार सुना, तो इसलिए मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि नाम चितावा है या पितावा है। तो मैंने जहाँ से जैसा पढ़ लिया वैसा मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी जानकारी अगर आपको मिलती है और आप अगर उसी क्षेत्र से हैं, आसपास के गांव से हैं, और आपको लगे कि ये गलत बताया है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों तक सही जानकारी पहुँच पाए। तो गाँव का नाम क्या है? चितावा गांव। क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं और गांव के नाम कई बार बिल्कुल ही अटपटे होते हैं, हमने भी पहली बार सुने होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कई बार कि सही एग्जैक्टली ये है या वो है। जहां जैसा प्रिंट होके आ गया, कई बार हम वैसा ही पढ़ लेते हैं और वैसा ही आपको बता देते हैं। तो अगर आप उस क्षेत्र से हैं तो ज़रूर बताएं कि सही नाम क्या है। तो यही सही नाम है, चितावा गाँव, नागौर, और यहाँ के हैं कल्याण सिंह राजावत। अभी इनका निधन हो गया और इनको सूर्यमल मिशन पुरस्कार पहले दिया जा चुका है। हाल ही में डॉक्टर कीर्ति भारती को निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर साहसिक मुहिम चलाने के लिए कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित हैं, इसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। और कहाँ? पुणे में। निम्नलिखित में से किसे G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया? तो ये हैं डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। इससे पहले ये राजस्थान वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? देवेंद्र झझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, अपनी लेखरा या कृष्णा नागर? तो ये है अपनी लेखरा। इनको पद्मश्री भी दिया गया। इनके साथ साथ दो और लोग हैं, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इनको भी पद्मश्री दिया गया। और पद्म भूषण किनको मिला? देवेंद्र झझड़िया और राजीव महर्षि। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को ट्विन सिटीज यानी कि जुड़वां शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये है पाली और जोधपुर। फिर अगला क्वेश्चन, रीको द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस संस्थान को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है? तो ये है IIM उदयपुर। और लास्ट में ये सामान्य सी जानकारी आप लोगों के लिए, जो ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन जैसा कि कलाम अकेडमी द्वारा किया जा रहा है लगातार। कई एग्जाम में हम ऐसा कर चुके हैं, पहले सेकंड ग्रेड, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड, और उससे पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं प्री रीड के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं तो आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना रखा गया है? 125 रुपये प्लस GST। और रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी दिन कौन सा रखा गया है या लास्ट डेट कौन सी है? 18 जनवरी। और एग्जाम किस दिन होगा? तो 22 जनवरी को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ समाप्त होती है कल की और आज की दोनों क्लासेज। और बाकी जो आपकी समस्या थी बहुत टाइम से, एक तो PDF वाली, और एक जो हमने शुरू में कहा था कि हम एक टेस्ट का भी आयोजन आपको लगातार कराएंगे। पहले कहा था कि वीकली एक टेस्ट होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर हमने कहा कि कोशिश करेंगे मंथली करें, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कारण यही था कि एकदम सिर पर एग्जाम था, कौन सा? सेकंड ग्रेड वाला, तो कंटिन्यूसली क्लास लेनी जरूरी थी। तो अगर हम टेस्ट में रहते तो सिलेबस पीछे रह जाता। अब सारे क्वेश्चन एक साथ, यानी कि पहली क्लास से लेकर अभी तक लगभग 600 क्वेश्चन, उसकी PDF या तो हो सकता है अभी मैं जब क्लास ले रहा हूँ तो वो डाल दी गई होगी, या नहीं तो शाम तक या कल तक जरूर डाल दी जाएगी। तो एक बार आप उनको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी कि बिना पढ़े सॉल्व करने की कोशिश करें। बिना देखे तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिना पढ़े एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर उनकी जो आंसर की होगी अगले 1 या 2 दिन में वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ समाप्त होती है अब क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।